नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लान एंड हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास चैप्टर 11 पार्ट 3 लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, रेबल्स एंड द राज। उसके बाद ये कहानियों वाला एक अच्छा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा। खैर, अच्छा या विद्रोही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो कहानियाँ पढ़ी थी उनकी स्लाइड्स ये हैं, नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले इन स्लाइड्स को देख सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पार्ट को शुरू कर लेते हैं। What the rebels wanted, vision of unity। अब ये जो ऑर्गेनाइज वे में सारा चल रहा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, लड़ाई करी है, तो उसके बाद की भी प्लानिंग की होगी कि भाई हमने विद्रोह किया है, तो विद्रोह से हम चाहते क्या हैं, हम एक्चुअल में कैसा सिस्टम चाहते हैं, जिस सिस्टम के अगेंस्ट हम लड़ाई कर रहे हैं, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट हम कौन सा वाला एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेंगे। फाइनल हमारा जो एम है वो क्या है। तो वो जो उनकी चाहत है वो है विजन ऑफ यूनिटी और अपनी खुद की स्वतंत्र स्थापना अपने देश की। ठीक है। द प्रोक्लेमेशंस एंड इश्तहार्स वर इश्यूड बाय रेबल लीडर्स। अब ये जो रेबल लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी इस विजन को, अपनी एम को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि फाइनल डेस्टिनेशन हमारा क्या है, क्या होना चाहिए, हम किस लिए लड़ाई करना है और आम जनता को हमारा साथ क्यों देना है, ये अपनी सोच सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इश्तिहार जारी किए, यानी मतलब पैम्फलेट्स वगैरह कि भाई बड़े बड़े ऐसे छपवा के दीवारों पर और सब जगह चिपकवा दिए, ताकि जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ें और नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से सुने उसको। फॉर एग्जाम्पल आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो इसमें है, काफ़ी बड़ा है, एक बार हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। एक नज़रिया है जो 25 अगस्त को 1857 को 25 अगस्त को सब जगह चिपका दिया गया था भी। रेबल्स ट्राइड टू गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इस प्रोक्लेमेशन में ही है कि हर एक सेक्शन को उसका एम दिया गया है कि आपको क्यों हमारा साथ देना है, क्या आपका फ्यूचर है, अपने फ्यूचर को देख के सोचिए कि इस रिबेलियन में आपको क्यों हमारे साथ होना चाहिए। तो वो फ्यूचर का एक व्यू इसमें आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में प्रोवाइड किया गया है कि रिबेलियन वॉज व्यूड एज अ वॉर, एक लड़ाई की तरह, स्वतंत्रता संग्राम की तरह लिया जा रहा था कि हम अंग्रेजों की राज से हमको स्वतंत्र होना है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हम लोग हैं, हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा और अपनी जीत और हार के लिए हमको बराबर तैयार होना पड़ेगा। इश्तिहार ब्रॉट टू द फोरफ्रंट मेमोरीज ऑफ प्री हिंदू ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास। और उसको भी लिखा कि भाई ब्रिटिश आने से पहले हम हिंदू और मुस्लिम जिस तरीके से रह रहे थे अपने अपने राज्य में, वैसे हम उसी तरीके को फिर से स्थापित कर सकते हैं। भाई हम उससे पहले 100 साल पहले से हम अच्छे से किस तरीके से रह रहे थे, हम इस तरीके इतना ज्यादा उत्पीड़न नहीं हो रहा था हमारा। प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह। और ये जो इश्तिहार है बहादुर शाह के नाम से, जो भी मतलब जगह जगह के जो लीडर्स हैं वो अपना नाम नहीं लिख रहे थे, नाम बहादुर शाह मतलब जो लीडर है सबके लिए सेम है उसका लिख रहे थे। फाइट अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर, कि भाई यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आओ अपने धर्म को बचाने के लिए। रिलीजियस डिफरेंसेस वर नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि दोनों का एम तो एक ही है। वो बोलता है ना कि भाई इसका दुश्मन दोस्त का जो दुश्मन अगर दोनों का सेम है तो वो दोनों तो दोस्त बन ही जाएंगे। तो उनका अगर ब्रिटिश दुश्मन है हिंदू मुस्लिम इन सभी लोगों का, तो वो तो आपस में फिर दोस्ती करेंगे ना। तो वो इसी वजह से ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस है ये उस समय पे दिखे नहीं थे, सब लोग इकट्ठा आ गए थे कि भाई पहले इनसे छुटकारा पाना है, बाद में हमने अपनी अपनी रियासतें जैसे बनानी है, अपने साम्राज्य बनाने वो हम देख लेंगे। ब्रिटिश अटेम्प्ट टू क्रिएट अ वेज बिटवीन देम। इसीलिए ब्रिटिश को लगा कि भाई अगर ये इकट्ठे आ गए तो हमको तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, इतने सारे लोगों से हम छोटे छोटे टुकड़ियों से तो लूट कर लेंगे। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने किया यही है, डिवाइड, जो आपस में दो राज्यों को एक साथ लड़वाया और एक से सब्सिडरी अलायंस साइन करवा ली, और ऐसे कर करके ही उन्होंने एक के बाद एक राज्य जीता है, दो को आपस में लड़वा लड़वा के ऐसे करके ही जीता है टुड़वा के। अब ये इकट्ठे आ गए तो फिर किसको लड़वाएंगे और फिर कहाँ से हम नया राज्य हाथ में लेंगे। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने इनके बीच में काफी ट्राई किया कि ये लोग आपस में इकट्ठे ना आए और ऐसे टूटे टूटे ही रहे, बिखरे ही रहे जैसे पहले थे। प्रोक्लेमेशन कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल। इन प्रोक्लेमेशंस में ये दिखाया गया कि जो भी ब्रिटिश रूल्स
के को साइन को वो करता है कि भाई ये ब्रिटिश रूल का प्रतीक है, उन सब चीज़ों को तोड़ दो, उसको रिजेक्ट कर दो, सब कुछ छोड़ दो। मतलब अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो भी छोड़ो, ब्रिटिश का कोई फोर्ट बना हुआ है उसको तोड़ो, सब कुछ खत्म करना है। ठीक है, कंडेम द ब्रिटिश फॉर एनेक्सेशन, भाई उन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती वो किया हुआ है ना हम पे राज, तो इसलिए। और दूसरा, ब्रिटिश लोग हैं वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, उनको पहले तो कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ और, मतलब उनको हमेशा चालाकी बहुत है। ब्रिटिश लोग चालाक इतने थे, इतना मतलब भेड़िया वाली अकल के, तभी तो इतनी सारी चालें खेल खेल के धीरे धीरे करके जीतते चले गए ना। नुकसान उनका तो कुछ हुआ नहीं, कोई बहुत बड़ा वॉर तो उन्होंने पूरे इंडिया के अगेंस्ट नहीं किया था। लैंड रेवेन्यू और किस तरीके से ये सेटलमेंट्स भी बड़े सोच के बनाए थे, जितनी पॉलिसीज है वो खूब दिमाग लगा के बनाई हुई है। तो इसलिए चालू लोगों पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन पर बिल्कुल भी अपनी जबान के पक्के नहीं है, हर बार मुकर जाते हैं, अपना फायदा दिखता है तो मुकर जाते हैं। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स और systems had dispossessed landlords. फॉरेन कॉमर्स had ruined the weavers and artisans, के भी जो फॉरेन कॉमर्स है ब्रिटिश का, वो यहाँ के जो लोकल वीवर आर्टिसन है, यहाँ के जो ट्रेडर्स थे और बड़े बड़े जो थे वो तो बच गए, वो तो उनकी मार झेल गए, लेकिन छोटे छोटे जो थे वो सब के सब उन जो थे, सारा का सारा सबका राज खत्म हो गया, बेचारे उनके नीचे भिखारी बन के रह गए सब। ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड अक्यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वे ऑफ लाइफ दैट वॉज फेमिलियर एंड चेरिस्ड। हमारी जो लाइफ जो हम पहले बहुत अच्छे से जी रहे थे उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों को जिम्मेदार ठहराया, और वही उनको चाहिए था कि हम अपनी जो प्रीवियस लाइफ है उसको वापस चाहते हैं। wanted to restore the previous life, their livelihood to be secure। अब ये है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, काफी बड़ा है लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जरूरी चीज है जानना। विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का ये एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म में युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। अब ये बहादुर शाह की नाम से लिखा गया है, ये बहादुर शाह जफर बोल रहे हैं। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसका गौर से पढ़े और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह से के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं ने, पंडितों की गणनाओं में, सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेज के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दें। मतलब जो अगर उनकी चापलूसी कर रहे हैं ना, वो भी उम्मीद छोड़ दो, हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि इनका तो सब कुछ खत्म होने वाला है, ये भागने वाले हैं, 100 साल पूरे हो गए, ये वो दिखाना चाहते हैं। मेरा साथ दे और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी ही इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है। जमींदारों, अब ये क्या है, 5 अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बोला है कि आप लोगों को क्यों साथ देना चाहिए। मेरे जमींदारों के बारे में लिखते हैं। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेज सरकार ने बेहिसाब जमा थोप दिया, मतलब बहुत ज्यादा कर थोप दिया, और कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया गया। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई हैं। हद तो ये है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादित की दरिद्र करना रहा है।
जमींदारों के खजाने को, जो जमींदारों के पास खजाना है तो उसको लूटते हैं, क्या कह के कि भाई स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जाता है। मतलब जो वो अपना रेवेन्यू, उनको फिक्स वाला जो पेमेंट है उनको देकर अपने पास जो रख लेता है ना, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब उसको अब यहाँ की जनता के लिए यूज करना है, भाई हमको ये बनवाना और ये बनवाना, और सारा लूट ले जाते हैं। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। मतलब अगर हमारा राज आया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप सबके साथ न्याय होगा। जैसे नेता बोलते हैं ना कि भाई देखो ऑपोजिशन में ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर मेरी सरकार आएगी तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ये उस तरीके से हो रहा है। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। अब बोलता है व्यापारियों के बारे में। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। मतलब जो जिनमें सबसे ज्यादा मुनाफा है उस पर मोनोपोली कर ली कि इसका व्यापार सिर्फ हम करेंगे, और इस व्यापार में जितने भी इंडियन ट्रेडर्स लगे हुए हैं, मर्चेंट्स लगे हुए हैं, उन सबको खत्म कर दिया कि आपको कोई हक नहीं है ट्रेड करने का, सिर्फ हम करेंगे। तो यहाँ की जो बुक लिखी है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, किस तरीके से यहाँ की सारी वेल्थ को अंग्रेज लेकर लेकर गए थे। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया था जिसमें मुनाफा नहीं है ज्यादा, वो चीजें यहाँ के लोगों के लिए छोड़ दी। चलो करना है तो करो, नहीं करना है मरो। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में से सेंध मारी जा रही थी। जैसे जमींदारों के जो मुनाफा है ना उनका, उससे ले रहे हैं, ऐसे इनसे ले रहे हैं कि अगर कुछ काम करना है, नाम ऐसे बोले कि देखो ब्रिटिश लोगों ने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए रेलवे बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए। तो पैसा किससे ले रहे हैं सारा का सारा? अब वो स्कूल बनवा रहे हैं तो अपने मकसद के लिए बनवा रहे हैं कि हमारा दिया हुआ पढ़ेंगे तो हमारे गुलाम बनेंगे। तो स्कूल किसके पैसे बन रहे हैं? जमींदार के पैसे से, व्यापारी के पैसे से, सरकारी कर्मचारी के पैसे, सब उनसे पैसा ले रहे हैं। मतलब उनका प्रॉफिट भी उनके पास नहीं छोड़ रहे हैं फिर, है। तो बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार, क्या ये पड़ गया था, व्यापारियों के नाम में से सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कोड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों का खत्म कर दिया जाएगा और जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापारों के लिए खोल दिया जाएगा। मतलब कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, फिर कोई मोनोपोली सिस्टम नहीं रहेगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। सरकारी कर्मचारियों के बारे में। अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। मतलब इतना पैसा देते हैं कि भाई तुम अपना घर में दाना पानी खा सकते हो, कोई चीज नहीं छोड़ी उनके लिए। क्योंकि बदले में उनको सिपाही, अपनी मिलिट्री तो करनी पड़ेगी ना, लड़ाई के लिए तो कहाँ से लोग लाएंगे, इंडियन लोगों को ही रखें, और बदले में उनको फिर लॉयल्टी भी चाहिए सारी की सारी। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपए प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद रखें। मतलब आपकी 200-300 रुपए बहुत ज्यादा थे उस समय पे, तो आपको इतनी सैलरी हम देंगे और ऊंचे ऊंचे पोस्ट भी आपको देंगे जो सिर्फ अंग्रेज रखते हैं अपने पास। तो ये उनको बोला। कारीगरों के बारे में क्या बोलते हैं, उनके लिए संदेश देते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीजों को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। अब जो छोटे छोटे काम यहाँ के लोगों के लिए छोड़ दिए थे ना, उसमें भी इन्होंने अपना माल देना शुरू कर दिया कि हमारा वाला ज्यादा अच्छा होगा, इन्होंने तो हाथ से बनाया है तो महंगा बेचेंगे, हमारा मशीनों से बना हुआ है तो ज्यादा सामान है, सस्ता, इसलिए वो बेच सकते थे। तो ऐसे करके भी यहाँ के लोगों के काम धंधे सब खत्म कर दिए। उनके पास छोड़ा क्या, या तो किसानी करो या फिर हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, बहुत ज्यादा सिर्फ यही रह गया था। इसलिए ज्यादातर इंडियंस, उनके पास जब कमाई का कुछ साधन नहीं बचा तो वो जाकर इनकी सेना में भर्ती इसीलिए होने लग गए थे। मतलब इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी खाने को तो चाहिए ना, फिर भी उनकी सेना में काम कर रहे थे इसी कारण से।
बेरोजगार कर दिया है, उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भीखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। अब वो अपना बता रहा है कि अगर मेरी आई तो क्या होगा सरकार, इसमें निसंदेह उनकी उन्नति होगी, इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। अब होता है पांचवा भाग, पंडित, फकीर और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। मतलब जो हाई क्लास के जो लोग जिनको माना जाता है, मुस्लिम हिंदू सभी, उनमें उन लोगों को क्यों क्या करना चाहिए। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। मतलब आप लोग जो बोलते हैं ना, आप क्या सुनता है जनता, आप जो बोलेंगे जनता वैसा करती है, क्योंकि आप उनके धार्मिक गुरु हैं एक तरीके से। और धर्म लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, जो उनका गुरु बोलेगा वो करेंगे ही करेंगे। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं, और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र धर्म में अपना हिस्सा निभाएं। ठीक है, तो ये काफी बड़ा था, लेकिन इसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन थी। द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अभी अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके क्या विजन है। रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश वाइडेंड इनटू अटैक ऑन ऑल दोज हु वर सीन एज allies ऑफ ब्रिटिश एंड लोकल ऑपरेसर्स। अब जो भी ब्रिटिश के साथी थे ना, लोकल लोग जो मनी लेटर वगैरह, उनके अगेंस्ट भी ये हो गए थे कि भाई ठीक है, तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, ब्रिटिश का साथ दे रहे हो, लो अब तुमको भी मार पड़ेगी। ये हो रहा था। ह्यूमिलेट द एलाइट्स ऑफ द सिटी, जो सिटी के एलाइट्स है उनको ह्यूमिलेट किया, उनकी बुक्स अकाउंट उनको जला दिया, मनी लेंडर्स के हाउसेज और उनकी मनी सब छीन लिया, उनसे खाली कर दिया। ओवरटर्न ट्रेडिशनल हायरार्कीज, रिबेल अगेंस्ट ऑल ऑपरेसर्स, ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। और विजन क्या था कि भाई अब ये जो अमीर और गरीब वाला सिस्टम नहीं रहेगा, क्या है, इक्वल होंगे सब सोसाइटी में। अब यूनिफाई ऑल सोशल ग्रुप्स इन द फाइट अगेंस्ट फिरंगी राज, सबको एक करना है। विलेज विद्रोही ग्रामीण, विलेजर्स एज रेबल्स, विलेज के लोग लगभग 70-80% जो सारे विलेजर्स थे वो सब के सब इसमें थे। ग्रामीण अवध क्षेत्र में रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं, पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बकायदा बंदूकें हैं, इसलिए इतने लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उनके लीडर्स को ढूंढना है और उनको खत्म करना है। जो लीडिंग पावर उनकी है, जो उनको ऑर्डर दे रही है कि हमको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, उनको ढूंढ के इन्होंने टारगेट किया। इसलिए द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव पावर इन द रीजन्स वेयर द ब्रिटिश रूल कोलैप्स, rebels set up parallel administration in Delhi, Lucknow and Kanpur, but they proved to be failure. अब जहां जहां पर भी शुरुआत में इंडियन रेबल्स को या फिर इन क्रांतिकारी लोगों को जहां जहां पर बहुत सारी जगह पर सफलता मिली और अपनी अलग सिस्टम पूरा का पूरा बना लिया, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर यहाँ पर, लेकिन बाद में तो भाई जब इन लोगों ने एक एक करके धीरे, ब्रिटिश लोगों ने एक एक जगह को वापस लिया धीरे धीरे करके, क्यों, और इस क्यों वो एक जगह को ले रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब एक एक जगह में बटे हुए थे, सब एक नहीं थे। वरना एक साथ मिलकर, जैसे भगत सिंह का है डायलॉग किसका है कि अगर ये जितने भी भारतीय एक साथ थूक भी देना इन पर, तो ये उस थूक में बह जाएंगे, समुद्र में जाके चल जाएंगे, इतने सारे लोग हैं और ये इतने से हैं। लेकिन फायदा, वो इतने से लोगों के पास टेक्निक है, डिसिप्लिन है, और एक एक को जाके खत्म कर रहे हैं, सब बटे हुए, इसीलिए ये फेल हुआ। रेबल लीडरशिप वांटेड टू रिस्टोर द ब्रिटिश वर्ल्ड ऑफ 18th सेंचुरी, अपना अपना एम लेके बैठे हुए कि मैं यहाँ पर लीडर हूँ, मैं यहाँ पर लीडर हूँ, तो हमने अपना यहाँ पर राज बना लेना। और वो मेरे ख्याल से वो इसीलिए है क्योंकि एक तरह हिंदू मुस्लिम सिख जो भी लोग हैं ना, वो एक से लड़ाई के लिए साथ में आए तो हैं, लेकिन उनके एम अलग अलग हैं कि मैं यहाँ का नवाब बनूंगा, यहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, यहाँ पे मराठा ज्यादा है, मैं यहाँ का लीडर बनूंगा, यहाँ का राजा बन जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपनी अलग रियासत खोल लूंगा, या फिर इस तरीके से सब अलग अलग है। एक्चुअल में इकट्ठे सिर्फ एक एम के कारण आए हैं, लेकिन मेंटली सब डिवाइडेड है, अपने अपने हित में है सब लोग।
धर्म के कारण। रेबल लीडर्स वांटेड टू रिस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड ऑफ 18th सेंचुरी। ये रेबल लीडर्स प्री ब्रिटिश वर्ल्ड मतलब इससे पहले जो उनकी अपनी अपनी रियासतें थी ना, उसी को एम कर रहे हैं, एक साथ आने का फिर भी नहीं सोच रहे हैं कि पूरा एक कंट्री हम बना ले तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टेब्लिश बाय द रेबल्स एम्ड एट मीटिंग द डिमांड ऑफ वॉर। अब उस समय का जो था, उस समय क्या क्या एम था कि हमको फिलहाल ब्रिटिश लोगों से लड़ना है, तो उस तरीके से हमको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कोर्ट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है, वो सारा अपने हाथ में लेना है हमने। लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ कोर्ट, जो उनका पहले होता था उस पर चले गए। अपॉइंटमेंट्स अपने अपने सारी वापस तालुकदार वगैरह अपने फिर से पोस्ट बना ली सब लोगों की, उनको नियुक्त करते अभी तुम यहाँ पे लैंड रेवेन्यू करो, हमारा पहले वाला जो कलेक्शन था करते थे हम 30%, 1/3 या 1/6 जो भी लेते थे, वैसे उस तरीके की नई रेवेन्यू अरेंजमेंट्स बना ली। चला क्या, कुछ महीनों तक ही चला, और उसी तरीके से ट्रूप्स वगैरह आपने अलग से खड़े कर लिया, पुराना वाला सिस्टम। प्लान्स वर मेड टू फाइट बैटल अगेंस्ट, और क्या प्लान था कि हमको फिलहाल ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में लड़ाई करना है और उनको खदेड़ना है। किससे खदेड़ना है? अपनी रियासत से। सोचा तो है कि हिंदुस्तान से खदेड़ देंगे, लेकिन उसके लिए एक साथ नहीं, एक पूरी एक आर्मी नहीं बनाई है, अपना अपना अलग कर रहे हैं, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसीलिए क्या हो रहा है, मैप शोज द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड लाइंस ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट रेबल्स। अब इन लोगों ने, यहाँ ब्रिटिश लोगों ने इस तरीके से अटैक किया तीनों कोनों से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये क्या है, ये पूरा एक सेंटर के तरीके से ब्रिटिश लोग काम कर रहे हैं कि चारों तरफ से घेर रहे हैं, और ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। रिप्रेशन स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू क्वेल द अपराइजिंग। क्या क्या स्टेप्स, सीरीज ऑफ लॉज, मतलब कई हजार लॉ बनाए थे, मुझे अभी संख्या याद नहीं, कई हजार ऐसे लॉ बना दिए कि भाई ये लॉ है, ये लॉ है, इस तरीके के अलग अलग रूल्स निकाल दिए कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। होल नॉर्थ इंडिया वाज ब्रॉट अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब भाई एक छोटे से अंग्रेज सिपाही को भी हक दे दिया कि तुम अगर कोई किसी इंसान पर शक जाता है ना कि ये हमारे अगेंस्ट है, तो सीधा तुमने उड़ा देना है, मतलब उसको सजा देनी है। और सजा क्या होनी है? सिर्फ और सिर्फ डेथ की पनिशमेंट एक ही है, और वो हक उसने हर एक सिपाही को दे दिया कि सीधा उड़ा दो। ऑर्डनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। भाई जो लॉ और ट्रायल चल रहा था ना कि भाई इसके खिलाफ मुकदमा हुआ, और वो जो लंबा चलता था पहले, उस प्रोसेस को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक के लिए खत्म कर दिया, और बोला कि भाई सभी रिबेल्स के लिए एक ही पनिशमेंट है, ऑन द स्पॉट डेथ। मिलिट्री पावर ऑन जाइजेंटिक स्केल, काफी बड़े स्केल पर यूज किया, बहुत सारे और भी बाहर से लोगों को बुलाया। ब्रेकअप द यूनिटी, गिव बैक टू द बिग लैंड, और काफी सारी ये है ना यहाँ की यूनिटी को डिवाइड करने के लिए। अब इन्होंने इश्तेहार में देखा ना कि जो मनी लेंडर है और जमींदार है, इन लोगों को क्या बोला कि भाई हम तुमको और ज्यादा देंगे, तुम्हारी तो मुनाफे में से भी ये छीन लेते हैं, हम तुमको देंगे और ज्यादा। उससे बड़ा लालच ब्रिटिश लोगों ने दिया कि भाई अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुमको बड़ी बड़ी जमीन और जायदाद तुम्हारे नाम पे कर देंगे, और तुमको बहुत सारा रिवॉर्ड भी देंगे। उनको तो पता था ब्रिटिश के पास ज्यादा पावर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यही जीतेंगे। तो ऐसे ये जो मतलबी लोग थे, जो अपना स्वार्थ देखते थे, वो लोग किसके हाथ में आए? और ज्यादातर ऐसे जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, जिसके हाथ में इकोनॉमी है, पॉलिटी है, वो पहले जीतेगा। तो ये सब लोग ब्रिटिश लोगों के हाथ में चले गए। रेबल्स होल्डर्स वर डिस्पोजेस एंड लॉयल रिवॉर्डेड। अब ये जो रेबल्स थे वो ज्यादातर बेचारे गरीब और पीजेंट और ये सभी थे, और जो लॉयल जिनको रिवॉर्ड किया गया वो कौन थे? मनी लेंडर्स, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, है ना। तो फिर से वही हो गया, ब्रिटिश लोगों के हाथ में फिर से इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों उसके हाथ में फिर से आ गई। मॉस्की ऑन द दिल्ली रिच, अब जो ये बेचारा सब तोड़ फोड़ दिया था। आफ्टर 1857 ब्रिटिश फोटोग्राफर्स रिकॉर्डेड इन्यूमरेबल, काफी सारी फोटोज ब्रिटिश लोगों ने खींची इसके विद्रोह के बाद। एक मॉस्क्यू है दिल्ली में, टूटी तोड़ दी गई थी जो। सिकंदराबाग लखनऊ, फोटोग्राफ बाय फेलिस पीटो। Here we see four solitary figures within a desolate place that was once the pleasure garden built by Nawab Wazid Ali Shah. ये यहाँ पर कोई गार्डन वार्डन वाजिद अली शाह ने बनवाया था, उसको तोड़ दिया। ब्रिटिश फोर्स लेड बाय कैम्पबेल किल्ड ओवर 2000 रेबल सिपाहीज हु हेल्ड द प्लेस इन 1857। इस जगह पर थे ये 2000, उन लोगों को इसने मरवा दिया कैम्पबेल ने। द स्केलेटन्स स्ट्रॉन्ग द ग्राउंड आर मेंट टू बी
कोल्ड वार्निंग, और इन कंकाल और इनके शरीर को यहीं पर पड़ा रहने दिया ताकि लोग आकर देखें कि अगर हमारे विद्रोह में तुम खड़े हुए तो तुम्हारा हाल ये होने वाला है, ये लोगों को बताने के लिए। इमेजेस ऑफ रिवोल्ट, उसके बाद विद्रोह के बाद जो इमेजेस बनी थी, क्या क्या मतलब जो अखबारों में और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में और लंदन में जो छपी थी और यहाँ पर जो छपी थी, दोनों तरफ की इमेजेस जो ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाई थी और जो इंडियन लोगों ने बनाई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट द फियर्स एंड एंग्जाइटीज ऑफ ऑफिशियल्स एंड देयर परसेप्शन ऑफ द रिबेल। स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में स्टोरीज और इमेजेस पब्लिश हुई थी। वायलेंस ऑफ म्यूटिनर्स, जो यहाँ के इंडियन लोग थे म्यूटिनर्स, उनकी वायलेंस किस हद तक थी, मतलब उस तरीके से दिखाया कि भाई हम तो देखो इन लोगों को काम धंधा भी दे रहे हैं, इनको इनके लिए स्कूल और ये सब बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, और इन लोगों ने देखो हमारे साथ क्या किया, हम पर विद्रोह कर दिया, हम पर अटैक कर दिया और हमारे औरतों बच्चों को मारा। इस नेगेटिव तरीके से झूठ या फिर कहानी को तोड़ मरोड़ के वहां पर पेश किया ब्रिटेन में, कि ये दिखाने के लिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये सभ्यता में रहने वाले लोग नहीं है, ये जानवर है, जाहिल हैं, मतलब किसी चीज का एहसान ही नहीं मानते। इस तरीके से एक इमेज वहां पर पेश की अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ने के लिए। प्रोवोक डिमांड्स ऑफ रिट्रीब्यूशन एंड रिवेंज, और फिर वहां के लोगों ने बोला कि बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग ही इनको सबक सिखा सकते हैं, रिवेंज लो, इन्होंने हमारे औरतों बच्चों को मारा है। ताकि वहां के जो लोग हैं, जो ब्रिटिश इस कंपनी पर जो नजर रखे हुए थे ना इनकी मोनोपोली खत्म करने के लिए, उनको छोड़कर लोग हमारे हक में खड़े हों कि ये लोग ही वहां पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए। वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेजेस, कुछ इमेजेस इस तरीके से पिक्चर्स बना के, अब ये पोस्टर और कार्टून के फॉर्म में इंडियंस और ब्रिटिश ने की। अब ब्रिटिश पिक्चर्स टू प्रोवोक इमोशंस एंड रिएक्शंस, ऑब्वियसली इसलिए किया था, commemorate the British heroes who saved the English and repressed the rebels, उन हीरोज को दिखाया, ब्रिटिश हीरोज को जिन्होंने इनको दबाया और खुद की जान बचाई। उसमें से कुछ है रिलीफ ऑफ लखनऊ जो थॉमस जॉन्स बाकर ने बनाई, ब्रिटिश हीरोज कैंपबेल, आउटरम एंड हैवक, ये पिक्चर्स हम देखने वाले हैं। एक पिक्चर का नाम है वायलेंस अगेंस्ट इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेमोरियम नाम है। दूसरी है मिस व्हीलर्स की पेंटिंग है। एक पंच मैगजीन में कार्टून छपा है जस्टिस का, और द ब्रिटिश लॉयन और बंगाल टाइगर का है, और कैनिंग की क्लेमेंसी के बारे में है। ये पिक्चर्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशंस ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स एंड पेशावर, ये पहली है रिलीफ ऑफ लखनऊ, पेंटेड बाय थॉमस जॉन्स पाकर, भी लखनऊ को उन्होंने जब कब्जे में कर लिया कि भाई चलो अब शांत हो गया सब। एक है इन मेमोरियम बाय जोसेफ न्योल पैटन, ये कि भाई जो औरतें हैं वो किस तरीके से ब्रिटिश उसमें खौफ में ऐसे जी रही कि पता नहीं कब हम पर आक्रमण हो जाए और हम लोगों को मार दे, बच्चे और बेचारे, इनको दिखाया गया है कि मतलब ऐसा दिखाया कि ब्रिटिश औरतों और बच्चों पर अत्याचार हुआ है, उस तरीके से दिखाया है यहाँ पर कि भाई कोई हमको आके मारे, ऐसे इस इंतजार में ही बैठी है बस कि बस अब मारने वाला है कोई हमको आके, डर में बैठी। मिस व्हीलर डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट ए पॉइजन कानपुर, एक मिस व्हीलर को हीरो के रूप में दिखाया कि भाई बंदूक उसके हाथ में थी, तो इन सिपॉइज को दिखाया कि अपने आप को डिफेंड किया इन्होंने किस तरीके से, इन खूंखार लोगों के खिलाफ उनको मार गिराया और बच निकली, ऐसा कुछ। ये है जस्टिस पंच में जो छिपा है जस्टिस, ये कैसे एक ब्रिटिश औरत को दिखाया कि वो बाकी लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई और हीरो के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। दूसरा, जैसे बंगाल के टाइगर फेमस है वैसे ब्रिटिश लॉयन फेमस है, तो दिखाया कि भाई ब्रिटेन जो ये बंगाल का जो टाइगर है वो ब्रिटिश औरत और बच्चों पर ऐसे अत्याचार कर रहा था, तो लॉयन ने आके उस बंगाल के टाइगर को, मतलब ब्रिटिश लॉयन ने आके इस बंगाल के टाइगर को मार दिया, ऐसा इसमें पंच मैगजीन में दिखाया है। दूसरा ये एग्जीक्यूशंस हैं कि खड़े करके, ये जो पेशावर की इमेजेस हैं कि जो रेबल्स थे, इसमें हैं कुछ 12 रेबल्स, इनको लाइन में ऐसा खड़ा कर दिया और सामूहिक रूप से इनको सजा दी ताकि यहाँ के लोकल लोग देखें कि आप लोग जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो तो दबेगा ही दबेगा, आप लोग जीत नहीं सकते हैं हमसे, और जो जो हमारे अगेंस्ट खड़े होंगे उसका हाल क्या होने वाला है, ये वो इमेजेस दिखा रही है कि उनको ऐसे हम मार देंगे, तो इससे अच्छा है शांत रहें। द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग,
अब जो कैनिंग की दयालुता वगैरह जो भी है उसको ये दिखाता है कि भाई कैनिंग बोला कि कैप्शन एट द बॉटम ऑफ द कार्टून, इसने बोला कि भाई अगर हम, कैनिंग ने कहा था अगर हम उनके साथ थोड़ी नरमी पेश आएंगे ना तो वो भी हमारे साथ लॉयल रहेंगे, आप उनके साथ ऐसा भेदभाव ना करें, उन पर अत्याचार ना करें तो वो भी हमारे क्यों अगेंस्ट में होंगे। तो ऐसा कैनिंग कहना चाहता था, मतलब ईमानदारी से बोल रहा था भाई, सही सही बोल रहा था वो। लेकिन अगर एक आधा कोई ईमानदार निकल आता है तो बाकी लोग तो उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो एक कार्टून बना दिया और इसमें दिखाया कि देखो ये कोई भोले भाले लोग नहीं है, इसके हाथ में तलवार और हमारे ब्रिटिश लोगों के खून से सनी हुई है ये। तो कैप्शन इन द बॉटम ऑफ द कार्टून रीड्स गवर्नर जनरल, फिर जो गवर्नर जनरल दूसरा है इसका नाम इसमें नहीं दिया है या कुछ, वेल देन दे शैन ब्लो हिम फ्रॉम नेस्टी गन्स बट ही मस्ट प्रॉमिस टू बी अ गुड लिटिल बॉय। मतलब अगर ठीक है हम उनको नहीं मारेंगे, जैसा कैनिंग ने की दयालुता उसमें बोला कि भाई उनके अच्छे तुम बनो तो वो भी अच्छे बनेंगे। तो इन्होंने जवाब में ये दिया कि अगर वो अच्छा सिपाही मतलब हमारा वफादार अगर बन के रहे, हम जैसा बोले भाई, चाहे तुम कारतूस हम छीलने को बोले तो भी उसको करना पड़ेगा, अगर वो आज्ञाकारी बने और अच्छा बने तो ठीक है हम भी अपनी बंदूकों से हम भी उसको नहीं उड़ाएंगे। मतलब उसके जवाब में ये मजाक के तरीके से बोलते हैं ये, ठीक है। दूसरा है ये नेशनलिस्ट इमेजेस, फिर जहाँ पर यहाँ की लोगों को हीरो कैसे बनाया कि अपने राज को, ब्रिटिश की गंदे और ऑप्रेसिव राज को खत्म करने के लिए हमारे क्रांतिकारी किस तरीके से लड़े थे और शहीद हुए, ये इमेजेस नेशनलिस्ट लोगों ने बनाए। और उसके बाद से 1857 के बाद से अलग तरीके की मूवमेंट शुरू हुई, नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसे बोला जाता है, जो हम फ्यूचर आने वाले फ्यूचर बोल रहे हैं आने वाले चैप्टर्स में जो पढ़ने वाले हैं हम, कि अभी तक हो रहा था क्रांति के तरीके से, आगे भाई नरम दल गरम दल और कैसे अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ हो गई थी और अगले और 100 साल में फिर हमको आज़ादी मिल गई थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके बाद से इस 1857 के विद्रोह, जो विद्रोह बोल रहे थे सिपाही विद्रोह, जो ब्रिटिश लोग बोल रहे थे कि ये सिपाही विद्रोह था, इसको नेशनलिस्ट लोग क्या बोलते हैं, इंडियन लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब स्वतंत्र संग्राम की पहली लड़ाई 1857 की, और उस लड़ाई के बाद ये लड़ाई रुकी नहीं, अलग ना अलग तरीके से ये चलती रही और अगले 100 साल में हमने स्वतंत्रता लेकर ही मानी, पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उसके बाद से मतलब यहाँ पर पहली बार हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्शन से सब लोग जुड़े थे, सोसाइटी के हर एक धर्म के, और ये चीज फिर आगे कंटिन्यू रही, केम टुगेदर टू फाइट द फॉरेन रूल, लीडर्स ऑफ रिवोल्ट वर प्रेजेंटेड एज हीरोइक फिगर्स, रिवोल्ट राउज द पीपल टू केम टुगेदर फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसके बाद लोगों, नेशनलिस्ट जो लोग थे यहाँ के, उनको इस बात पर सोचने पर भी मजबूर किया कि हम इतने सारे होकर भी हमने एक साथ लड़ाई की लेकिन फिर भी हारे क्यों, क्या वजह थी हमारी। और उसके बाद लोगों ने एक साथ आना शुरू किया, एक ही दिशा में एक साथ काम करना शुरू किया, और उसके बाद एक पूरा एक नेशनल, पूरा एक नेशन बना। पोइट्स एंड द राइटर्स, बुक्स लिखी गई, पोइट्स और राइटर्स ने नई नई कहानियां लिखी लोगों को प्रेरित करते रहने के लिए, जिसमें से रानी झांसी हैं, तात्या टोपे हैं, ऐसे हजारों नाम हैं, एक्चुअली बहुत सारी राजा रानी हैं, पर खैर किताबों में हमें बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ज्यादातर नाम आई थिंक 90% से ज्यादातर नाम हिंदू हैं, शायद इसलिए नहीं पढ़ाए जाते। खैर छोड़ो क्या बोले इस बात में। स्पेशली सुभद्रा कुमारी चौहान एंड हर पोएम खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, मेरे ख्याल से मैंने 4th 5th क्लास में थी कभी, और हमने याद भी की थी एक बार पूरी की पूरी कहानी। तो ये झांसी की रानी और तात्या टोपे और रेबल्स फेसेस की काफ़ी चीज़ें फेमस हो गई थी, और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स उसके बाद से काफ़ी नेशनल लेवल पे शुरू हो गए थे। काफ़ी सारी रियासतें तब भी थी, मतलब जो हमने मैप देखा वो और थोड़ा बड़ा हुआ होगा, लेकिन फिर उस समय पर भी अभी भी जैसे राजस्थान वगैरह में देखें, साउथ में देखें, अभी भी काफ़ी जगह पर रियासतें, जब हम 1857 में ही देखें तो कुछ 100 रियासतें अभी भी इंडिया में
थी, जैसे गुजरात में भी थी, राजस्थान में है, बीच बीच सब जगह टुकड़े टुकड़े कई सारी रियासतें तब भी थी। ठीक है, तो वैसे अगर बोले कि हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का राज था या फिर हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था या खिलजियों का राज था, पूरे तरीके से इंडिया पर कभी भी एक किसी डायनेस्टी का या किसी एक शासन का रूल पूरे इस 1000 साल में कभी हो नहीं पाया था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम मतलब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। इसमें आपको मेरा कैसा लगा तरीका समझाने का प्लीज़ बताएं मुझे, कुछ अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अभी की अभी। ओके, तो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए टाटा बाय बाय।